प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं हरेंद्र कुमार, कक्षा 12 कॉमर्स में बही खाता तथा लेखा शास्त्र का जो प्रथम चैप्टर है उसे लेकर उपस्थित हुआ हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि बही खाता तथा लेखा शास्त्र में सरकार द्वारा इस बार 5 चैप्टर कम कर दिए हैं, तो मैंने क्लास में सेंड कर दिया है। आप उसको अच्छी तरह से देख लेना कौन कौन से चैप्टर सिलेबस में से हटा दिए हैं। ठीक है, अब इस चैप्टर है नंबर 1 साझेदारी खाते सामान्य परिचय। जो साझेदारी है उसका सामान्य परिचय क्या है? पार्टनरशिप अकाउंट इंट्रोडक्शन। ठीक है ना, जो साझेदारी उसका सामान्य परिचय क्या है उसके बारे में आज हम पढ़ते हैं। साझेदारी दो या दो से अधिक व्यक्तियों का एक संगठन है। जो साझेदारी है वो एक आदमी अकेला नहीं कर सकता, उसके लिए कम से कम 2 व्यक्तियों का होना आवश्यक है, 2 या 2 से अधिक। तो साझेदारी 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का एक संगठन है जो सहस्वामियों की भांति लाभ के उद्देश्य से व्यवसाय को संचालित करते हैं। ये साझेदारी की परिभाषा वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छी तरह से याद करना है, ये एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, इसके बाद एकल व्यापार के सीमित साधनों के कारण, जो एकल व्यापार जो एक ही आदमी जिस व्यापार को करता है उसके सीमित साधनों के कारण ही साझेदारी का प्रादुर्भाव हुआ। ठीक है, एकल व्यापारी के पूंजी प्राप्त करने के साधन, उसकी कुशलता एवं प्रबंध क्षमता सीमित होती है। जो एक आदमी है उसके पास जो पूंजी वो भी कम होगी, कि पूंजी प्राप्त करने का साधन, कुशलता, प्रबंध क्षमता सीमित होती है, कम होती है, जिसके कारण वे एक विकासशील व्यवसाय की सभी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकता। एक अच्छा व्यापार के लिए अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है, अधिक कौशल की आवश्यकता होती है, और जिसके कारण वो व्यवसाय में उन्नति प्राप्त कर सकता है। प्राय यह देखने में आता है कि कोई भी व्यक्ति सर्वगुण संपन्न नहीं होता। कि कोई व्यक्ति सर्वगुण संपन्न नहीं होता। यदि किसी के पास पूंजी प्रचुर मात्रा में हो सकती है और उसके पास कुशलता, अनुभव अथवा साहस की कमी हो, इसी प्रकार एक कुशल तथा अनुभवी व्यक्ति के पास पूंजी कमी हो सकती है। कुशल तथा अनुभवी व्यक्ति है उसके पास पूंजी कमी हो सकती है। अतः विभिन्न गुणों वाले व्यक्ति पारस्परिक हित के लिए साझेदारी संस्था की स्थापना करते हैं। में व्यवसाय हेतु ऐसे व्यक्तियों के समूहीकरण को ही साझेदारी कहते हैं। इसके बाद है साझेदारी की परिभाषा। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 के अनुसार साझेदारी उन व्यक्तियों का आपसी संबंध है जिन्होंने एक ऐसे व्यवसाय के लाभ को आपस में बांटने का करार किया है जो उन सबके द्वारा या उन सभी की ओर से उनमें से किसी एक या अधिक के द्वारा संचालित किया जाता है। वे सभी व्यक्ति जिन्होंने एक दूसरे से साझेदारी कर ली हो, व्यक्तिगत रूप से साझेदार और सामूहिक रूप से फर्म कहलाते हैं, और वह नाम जिससे उनका कारोबार चलाया जाता है फर्म का नाम कहलाता है। तो इसके बाद है साझेदारी के लक्षण। परिभाषा के आधार पर साझेदारी के प्रमुख लक्षण निम्नलिखित है। नंबर 1, 2 या 2 से अधिक। 2 या 2 से अधिक व्यक्ति। साझेदारी के लिए कम से कम 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का होना आवश्यक है। साझेदारी की स्थापना के लिए कम से कम 2 व्यक्तियों का होना अनिवार्य है। साझेदारों की अधिकतम संख्या के विषय में साझेदारी अधिनियम में कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन भारतीय कंपनी अधिनियम की धारा 11 के अनुसार एक साझेदारी संस्था में साझेदारों की अधिकतम संख्या 20 होती है। ठीक है, एक साझेदारी संस्था में साझेदारों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 20, तथा वैज्ञानिक बैंकिंग व्यवसाय में 10 हो सकती है। साझेदारी में अधिकतम 20
और बैंकिंग विषय में 10 हो सकती है। इस संख्या से अधिक होने पर साझा अवैध हो जाता है। यदि इनकी संख्या साझेदारी में यदि सदस्यों की संख्या 20 से अधिक हो जाए और बैंकिंग विषय में 10 से ज़्यादा हो जाए तो जो साझेदारी है वो अवैध मानी जाती है। आपसी संबंध। नंबर 2, साझेदारों का आपसी संबंध एक अनुबंध अथवा संविदा द्वारा स्थापित होता है। अन्य शब्दों में साझेदारी की स्थापना अनुबंध द्वारा की जाती है। अतः यह आवश्यक है कि साझेदारों में किसी न किसी प्रकार का लिखित अथवा मौखिक राजीनामा एग्रीमेंट अवश्य हो। जो भी साझेदार है उनमें आपसी संबंध किस प्रकार का है, उनमें जो भी बातें जो लिखित है अथवा मौखिक है वो एक एग्रीमेंट के द्वारा ही चाहिए। नंबर 3 व्यवसाय, उनका बिजनेस। साझेदारी के लिए आवश्यक है कि साझेदार कोई न कोई व्यवसाय अवश्य करे। व्यवसाय से आशय उन सभी कार्यों जैसे व्यापार, उद्योग, वाणिज्य तथा प्रत्यक्ष सेवाओं से है जो लाभ कमाने के उद्देश्य से किया जाता है। व्यवसाय के अभाव में व्यक्तियों का कोई भी संबंध साझेदारी नहीं कहलाता। व्यवसाय का अवैध होना ही आवश्यक है। व्यवसाय में तो सभी कार्य जो व्यापार है, उद्योग है, वाणिज्य है तथा प्रत्यक्ष सेवाओं से जो लाभ कमाने के उद्देश्य से करते हैं, व्यवसाय के अभाव में व्यक्तियों को कोई भी संबंध साझेदारी नहीं कहलाता। व्यवसाय का अवैध होना भी आवश्यक है। नंबर 4, लाभ का विभाजन। साझेदारों में साझेदारी व्यवसाय से उत्पन्न लाभ एक निश्चित अनुपात में वितरण होना भी आवश्यक है। साझेदार है, जो भी व्यवसाय में लाभ हुआ, जो व्यापार में जो लाभ हुआ, उसका किस अनुपात में वितरण करना है वो भी एक लिखित होना चाहिए। कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसे फर्म के लाभ में हिस्सा नहीं मिलता साझेदार नहीं कहला सकता। इसके विपरीत ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जिन्हें फर्म के लाभ में से हिस्सा मिलता है लेकिन फर्म के साझेदार नहीं है। जैसे फर्म में मैनेजर अथवा किसी मृत साझेदार की विधवा आदि को फर्म के लाभ में से कुछ हिस्सा दिया जा सकता है लेकिन वे फर्म के साझेदार नहीं होते। है कि साझेदार हानि का वितरण भी उसी अनुपात में करेंगे जिस अनुपात में लाभ का वितरण करते हैं। जो भी उन्होंने एक बार निश्चित कर दिया जो भी लाभ होगा उसको हम इस अनुपात में डिवाइड करेंगे, उसी अनुपात में भी लाभ का वितरण करते हैं। इसके बाद है नंबर 5, व्यवसाय का संचालन। साझेदारी फर्म के व्यवसाय का संचालन सभी साझेदार अथवा कोई एक अथवा एक से अधिक साझेदार कर सकते हैं। तो व्यवसाय का संचालन है साझेदारी फर्म के व्यवसाय का संचालन सभी साझेदार भी अथवा कोई एक से अधिक साझेदार भी कर सकते हैं। प्रत्येक दशा में सभी साझेदार चाहे फर्म के संचालन में भाग ले अथवा नहीं फर्म के कार्यों के लिए उत्तरदायी होंगे। ये साझेदारी के लक्षण थे। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। साझेदारी के 2 या 3 लक्षण बताइए। अब इसके आगे हम अगले पेज पर चलते हैं। साझेदारी संलेख अथवा संविदा, पार्टनरशिप डेट ऑफ एग्रीमेंट। जो साझेदारी संलेख है उसमें जो भी एग्रीमेंट की कुछ मुख्य पॉइंट है जिनको अच्छी तरह से जो लिखित होना है। ऊपर जैसे बताया गया है कि साझेदारी की स्थापना अनुबंध अथवा संविदा द्वारा होती है। अनुबंध लेख मौखिक अथवा लिखित किसी भी रूप में हो सकता है। जो एग्रीमेंट है वो मौखिक भी हो सकता है और लिखित भी, किसी भी रूप में दोनों में से हो सकता है। प्राय साझेदार लिखित अनुबंध को ही अधिक उचित अथवा आवश्यक समझते हैं। साझेदारी में लिखित अनुबंध को ही अधिक उचित माना जाता है क्योंकि इसके आधार पर भविष्य में होने वाले किसी भी विवाद को आसानी से सुलझाया जा सकता है। साझेदारों के इस लिखित अनुबंध को ही जिसमें साझे संबंधी सभी शर्तों तथा अन्य आवश्यक बातों को उल्लेख होता है साझेदारी संलेख अथवा राजीनामा
कहते हैं, इसे जो एग्रीमेंट कहते हैं। साझेदारी संलेख में व्यापार के आकार और प्रकार के अनुसार अनेक शर्तों को उल्लेख किया जाता है, लेकिन इस अध्याय में केवल उन्हीं शर्तों का वर्णन किया जाएगा जो बही खाता तथा लेखाशास्त्र से संबंधित है। लेखाक्रम की दृष्टि से प्रत्येक साझेदारी संलेख में निम्न शर्तों का होना आवश्यक होता है। जैसे नंबर 1 है पूंजी। प्रत्येक साझेदार, ये पूंजी, नंबर 1 है पूंजी। प्रत्येक साझेदार द्वारा फर्म में लगाई जाने वाली पूंजी की मात्रा नगद दी जाएगी अथवा किसी संपत्ति के रूप में, अथवा नगद तथा संपत्ति दोनों रूप में। ये लिखित होना चाहिए कि पूंजी वो कितनी मात्रा नगद देगा अथवा कितनी संपत्ति के रूप में देगा, अथवा नगद और संपत्ति दोनों के रूप में देगा। ये सब लिखित में होना आवश्यक है। नंबर 2 है लाभ हानि का विभाजन। व्यापार में प्रॉफिट होने पर या लॉस होने पर जो भी लाभ या हानि है उसे हम किस अनुपात में बांट सकते हैं, ये भी लिखित में होना चाहिए। साझेदारी का लाभ हानि वितरण करने का अनुपात होगा, इनमें से किसी एक ढंग से व्यक्त किया जा सकता है। या तो वो अनुपात 3:2:1 के रूप में हो सकता है, या 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/6 के रूप में हो सकता है। नंबर 3 50 पैसे 33.33 पैसे अनुपात 16.67 पैसे के इस अनुपात में भी वो लाभ या हानि को वितरित कर सकते हैं। या नंबर 4 है 10% 33.33%, सॉरी इसके बाद है नंबर 3 आहरण। ड्राइंग, साझेदारी फर्म में से अधिक कितना आहरण कर सकेंगे, प्राय एक सीमा निश्चित कर दी जाती है। कोई भी साझेदार फर्म से कितना पैसा आहरण या ड्राइंग कर सकता है, उसकी एक निश्चित सीमा निर्धारित कर दी जाती है, जिससे अधिक रकम साझेदार अपने निजी व्यवसाय से नहीं निकाल सकते। इसके बाद है नंबर 4 है पूंजी और आहरण पर ब्याज। साझेदारों को उनकी पूंजी पर कोई ब्याज दिया जाएगा अथवा नहीं। साझेदार है उनकी जो पूंजी व्यापार में लगी हुई है उस पर ब्याज दिया जाए या ना दिया जाए, ये भी लिखित में होना आवश्यक है। और यदि दिया जाए तो उसका कितना परसेंटेज और किस प्रकार आहरण पर उनसे ब्याज लिया जाएगा। यदि कोई व्यापार से पैसा आहरण करता है तो उस पर जो ब्याज लिया जाएगा अथवा नहीं, यदि लिया जाएगा तो उसका प्रतिशत क्या है, ये भी उसमें लिखित में होना आवश्यक है। नंबर 5 साझेदारों का वेतन अथवा पारिश्रमिक। साझेदारों को मिलने वाले वेतन अथवा पारिश्रमिक का उल्लेख भी साझेदारी संलेख में अवश्य किया जाना चाहिए। नंबर 6 है पूंजी खाते। कैपिटल अकाउंट, साझेदारों के पूंजी खाते स्थायी होंगे अथवा परिवर्तनशील। स्थायी पूंजी खातों में केवल प्रारंभिक पूंजी की रकम लिखी जाती है और साझेदारों के फर्म के साथ होने वाले लेन देनों जैसे ब्याज है, वेतन, लाभ, आहरण आदि का लेखा उनके चालू खातों में किया जाता है। इस प्रकार साझेदारों की पूंजी स्थायी रहती है। परिवर्तनशील पूंजी खातों के अनुसार सभी लेन देनों का लेखा पूंजी खातों में किया जाता है। इसके फलस्वरूप पूंजी खातों का शेष प्रति वर्ष परिवर्तित होता रहता है। इसके बाद नंबर 7 फर्म का हिसाब किताब। नंबर 7 फर्म का हिसाब किताब किस प्रणाली के अनुसार रखा जाए, अंतिम खाते कब और कैसे तैयार किए जाए, उनका अपेक्षण कराया जाए या नहीं कराया जाए, तो ये सब भी एग्रीमेंट में लिखा होना आवश्यक है। ख्याति का मूल्यांकन, नए साझेदार के प्रवेश या किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण अथवा मृत्यु तथा अन्य अवसरों पर ख्याति का मूल्यांकन किस प्रकार किया जाएगा, वो भी उसमें एग्रीमेंट में लिखा होना आवश्यक है। नंबर 9 साझेदारी की अवधि। साझेदारी संलेख में साझेदारी की अवधि का उल्लेख भी अवश्य किया जाना चाहिए। अवधि के अनुसार साझेदारी के एक निश्चित समय के लिए, एक निश्चित उपक्रम के लिए अथवा ऐच्छिक हो सकती है। तो जो साझेदारी की जो अवधि है, जो व्यापार हम उसे कितने समय तक चला सकते हैं, उसकी क्या सीमा है, वो भी एक निश्चित और लिखित होनी आवश्यक है। नंबर 10 साझेदार की मृत्यु अथवा अवकाश ग्रहण
यदि किसी साझेदार की मृत्यु हो जाए या वो फर्म से अवकाश ग्रहण कर ले तो कंडीशन में किसी साझेदार की मृत्यु अथवा अवकाश ग्रहण करने पर उसकी जो देय राशि निकलती है उसका भुगतान करने की क्या विधि है वो भी इसमें लिखित होनी आवश्यक है। इसके बाद है नंबर 11, किसी साझेदार का दिवालिया होने। यदि कोई व्यापार में साझेदार है और दिवालिया हो जाए तो उस कंडीशन में क्या नियम होना चाहिए वो भी लिखित में होना चाहिए। किसी साझेदार के दिवालिया होने पर उसकी पूंजी की कमी, जो भी पूंजी में जो कमी आएगी अथवा हानि पर पूंजी कमी अथवा हानि की पूर्ति शेष साझेदारों द्वारा किस अनुपात में की जाएगी वो भी लिखित में होना चाहिए। यह गार्नर मना मरे का सिद्धांत लागू होगा या नहीं। में एक नियम है गार्नर मना मरे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस दिवाली होने पर जो भी उनकी पूंजी कमी है, ये जो व्यापार में हानि हुई है उसे गार्नर मना मरे का सिद्धांत लागू उसमें किया जाए या नहीं किया जाए ये भी उसमें लिखित होना चाहिए। नंबर 12, लोन। फर्म द्वारा साझेदारों से लेने पर ब्याज की दर क्या होनी चाहिए। जो साझेदारों से लोन लेने पर ब्याज की दर है वो भी एक तरह से निश्चित होनी आवश्यक है। साझेदार फर्म से ऋण ले सकेंगे अथवा नहीं ये भी लिखित में होना चाहिए। यदि ले सकते हैं तो उसकी ब्याज की दर क्या होगी ये भी लिखी होनी आवश्यक है। नंबर 13 पॉइंट, साझेदारों की आपसी विवाद। साझेदारों में होने वाले पारस्परिक विवादों का फैसला किस विधि से किया जाएगा। यदि साझेदारों में कोई भी आपस में मनमुटाव या कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है तो भी जो विवादों का फैसला है वो किस विधि से किया जाए उसका भी उल्लेख एग्रीमेंट या साझेदारी संलेख में होना आवश्यक है। ये फर्स्ट टॉपिक। थैंक यू। अगला टॉपिक हम आगे दूसरी वीडियो में लेकर आए उपस्थित होंगे और